मैं प्रिय दर्शन कुमार, सिविल सर्विस स्पॉट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर 4 पर डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के क्रम में कुल 60 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे और यह जान पाएंगे कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। इसी के साथ वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में यह ज़रूर बता दें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, सी केवल या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा से, डी सर्वोच्च न्यायालय से, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। संविधान के आर्टिकल 368(2) के तहत संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 18, बी 22, सी 24, डी 23, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 344 के तहत 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन बी 22। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की, सी जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, डी इन पद सोपानिक संरचना की, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें ऑप्शन ए भी सही है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बी भी सही है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और ये बलवंत राय मेहता ने सर्वप्रथम कहा था कि हमारा जो पंचायती राज है वह लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है। हमारा ऑप्शन सी भी सही है कि जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, जबकि ऑप्शन डी जो है वह गलत है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल हैं ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है? ए लोकसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यसभा, डी बिहार विधानसभा, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पहला जो आंसर है लोकसभा वह गलत है, बी कह रहा है कि विधान परिषद यह सही है, सी कह रहा है राज्यसभा यह भी सही है, डी कह रहा है बिहार विधानसभा यह भी गलत है, और ऑप्शन ई है एक से अधिक। तो देखें कि हमारा जो आंसर है बी एवं सी वह दोनों सत्य है, जबकि ए और डी गलत है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 40, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बी इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, सी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, डी इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है,
ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। इसमें से ए बी सी डी इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। देखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं और इनके हटाने का तरीका वही है जो आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के हटाने का तरीका है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा हटाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ए सरकारिया आयोग, बी पुंछी समिति, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी विधि आयोग, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही दिया था और इस आयोग का गठन 5 फरवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतरैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सत्य है? ए इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, बी इसकी शक्तियाँ सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, सी इस आयोग का गठन 1993 में हुआ था, डी आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना अनिवार्य है, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पहला कह रहा है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ऑप्शन सही है। बी कह रहा है कि इसकी शक्तियां जो हैं सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है इस आयोग का गठन 1993 में हुआ था, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना अनिवार्य है, यह ऑप्शन भी सही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं वही राष्ट्रीय मानवाधिकार की सदस्य भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्त आयोग का नहीं है? सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लें। अब ऑप्शन देखें, ए आयकर विभाजन, बी सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, सी व्यापार कर का निर्धारण, डी उत्पाद शुल्क का विभाजन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो व्यापार कर का निर्धारण। देखें, सबसे पहले यह जान लें कि वित्त आयोग का गठन जो है वह संविधान के आर्टिकल 268 के तहत किया जाता है और इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखें कि 270 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच आयकर का विभाजन वित्त आयोग करता है। उसके बाद देखें कि 275 के तहत सहायतार्थ अनुदान का निर्धारण करता है, जबकि 272 के तहत यह जो है उत्पाद शुल्क का भी विभाजन करता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार कर का निर्धारण जो है वह वित्त आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की हुई है? ए 5 बार, बी 4 बार, सी 3 बार, डी 2 बार, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसी के साथ यह भी जान लें कि संविधान के
360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? ए शिक्षा, बी बिजली, सी रेलवे पुलिस, डी वन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची में शामिल है। बाकी शिक्षा, विद्युत, वन ये सभी जो हैं यह समवर्ती सूची के विषय में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है? ए एकल नागरिकता, बी संविधान की तीन सूची, सी न्यायपालिका की द्वैधता, डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय सर्वोच्च न्यायालय, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा तो वह होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय सर्वोच्च न्यायालय। और ऑप्शन ए कह रहा है कि एकल नागरिकता, यह जो है यह भारत की एकात्मकता के लक्षण हैं, और संविधान की 3 अनुसूची यह भी जो है यह भारतीय परिसंघीयता के लक्षण हैं। उसके बाद सी कह रहा है कि न्यायपालिका की द्वैधता, तो यह जो है अमेरिका के संदर्भ में सही है, जबकि भारत के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की चर्चा की गई है, जबकि अमेरिका में जो है वह संघ के लिए अलग न्यायपालिका है, जबकि राज्यों के लिए अलग, और दोनों का कार्य अपना अपना अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मूल अधिकार यूएसए से, बी समवर्ती सूची कनाडा से, सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड से, डी विधि का शासन जापान से, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पहला जो है मूल अधिकार यूएसए से, यह सही है। उसके बाद कह रहा है कि समवर्ती सूची कनाडा से, यह गलत है, क्योंकि समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड से, यह भी गलत है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधि का शासन, यह जो है जापान नहीं होगा, यह इंग्लैंड। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, पूछ रहा है कौन नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। देखें कि वेदों में जो है मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, हालांकि मोक्ष शब्द जो है वह इसका प्रयोग जो है उपनिषद में भी नहीं मिलता है, लेकिन मोक्ष से मिलता जुलता जो शब्द है उसकी चर्चा जो है वह उपनिषद में किया गया है, जैसे विमुक्त, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृत। जबकि मोक्ष का चर्चा जो है इसमें नहीं किया गया है उपनिषद में। लेकिन हमारा जो आंसर होगा मोक्ष, यह इन अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया है विमुक्त, मुच्यते, इससे मिलता जुलता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। ए कुभा काबुल, बी पुरुषनी रावी, सी सुतुद्री झेलम, डी सदानीरा गंडक, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें कि कुभा काबुल यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है पुरुषनी रावी, यह भी सही है। सी कह रहा है झेलम, यह गलत है, क्योंकि सुतुद्री जो है वह सतलज को कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सदानीरा गंडक, यह भी सही है। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में विकसित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था?
आनंद, सुभद, मोगलान, डी सारीपुत्र, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए जन्म, बुद्ध का जन्म, ये गुलाब, बी प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, सी महाबोधि बोधि वृक्ष, डी त्याग घोड़ा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन ए जो है कह रहा है गुलाब, यह गलत है। इसका आंसर होगा कमल। नेक्स्ट जन्म जो होगा वह कमल में होगा। दूसरा कह रहा है प्रथम प्रवचन जो है उसे धर्मचक्र परिवर्तना कहा गया, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है महाबोधि बोधि वृक्ष, यह भी सही है। और त्याग जो है वह घोड़ा, यह भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जन्म जो है वह गुलाब नहीं होगा बल्कि कमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? राज्य नहीं, राजा होगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कुणाल, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम ये दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने केवल ये कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? सबसे पहले औसत्य को अंडरलाइन कर लें। फिर ऑप्शन देखें। ए कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। बी यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर उत्कृष्ट है। सी ये मंदिर वैष्णव शैव बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कौन सा औसत्य है? तो पहला कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था, बिल्कुल सही। बी कह रहा है कि यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो उत्कृष्ट है, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये मंदिर वैष्णव शैव एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध नहीं होगा बल्कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित इसमें मूर्तियाँ हैं। डी कह रहा है कि ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? ए यह विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बी यह कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सी मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? ए नन्नय, बी टिक्कन, सी येर्रन, डी कंबन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन ए भी सही है नन्नय, बी भी सही है टिक्कन, सी भी सही है येर्रन, जबकि डी जो है वह ऑप्शन गलत है। तो पूछ रहा है कौन विख्यात नहीं है? तो कंबन। बाकी तीनों ए बी सी तीनों सत्य है। और इन तीनों को तेलुगु साहित्य का कवित्रय भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए दीवान-ए-अर्ज सेना विभाग, बी दीवान-ए-रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, सी दीवान-ए-रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग, डी दीवान-ए-वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित विभाग, सी इनमें से कोई नहीं, या फिर ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो
ऑप्शन ए दीवाने अर्ज सेना विभाग, यह सही है। ऑप्शन बी दीवाने रियासत विभाग बाजार नियंत्रण विभाग, यह भी सही है। बी दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग, यह भी सही है। डी दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित विभाग, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सभी लगभग सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। ए खम्स, बी खराज, सी उस, डी मुक्तय, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए खम्स यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि खम्स जो है वह लूट का धन होता था जो शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था, और इसका जो है 4/5 भाग सैनिकों को बांटा जाता था, बाकी रेस्ट जो है वह राजकोष में जमा कर दिया जाता था। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी खराज यह सही है। ऑप्शन सी उस्र यह भी सही है। ऑप्शन डी मुक्तई यह भी सही है। तो पूछ रहा है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई एक से अधिक, बी सी डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में टका, शस्यगनी और जीतल किन धातुओं से बना होता था। ए चांदी तांबा, बी सोना जस्ता तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना चांदी तांबा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए चांदी तांबा। देखें कि टका को चांदी कहा जाता था, जो सिक्का जारी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और जीतल भी जो है वह तांबा होता था, और इसके ये दोनों सिक्के टका और जीतल दोनों इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था, और शस्यगनी भी जो है वह चांदी का ही सिक्का होता था। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा चांदी तांबा। टका और शस्यगनी दोनों चांदी है, जबकि जीतल जो है वह तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। देखें कि जहांगीर द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी वह है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, जबकि तुजुक ए बाबरी वह तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ए बसावन, बी मंसूर, सी अबुल फजल, डी अब्दुल समद, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मंसूर। देखें कि जहांगीर के समय के दो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे, एक था उस्ताद मंसूर और दूसरा था अबुल हसन। और उस्ताद मंसूर जो थे वह पक्षियों का चित्र बनाने में प्रसिद्ध थे, जबकि अबुल फजल व्यक्ति चित्र को बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन असत्य है। ए 1906 के बाद कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ा, बी इसने क्रांतिकारी उग्रवादी के उभार में भूमिका निभाई, सी अरविंद घोष उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे, डी गरमपंथियों ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। पहला कह रहा है 1906 के बाद कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ा, यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने क्रांतिकारी उग्रवादी के उभार में भूमिका निभाई, यह भी सही है। और सी कह रहा है कि अरविंद घोष उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे, यह भी सही है। डी कह रहा है कि गरमपंथियों ने अपने स्वराज को अपना
लक्ष्य बनाया, यह भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए, चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन, बी, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, सी, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें ऑप्शन ए, चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन, यह ऑप्शन जो है यह सही है। देखें कि चटगांव शस्त्रागार पर हमला जो है वह 18 अप्रैल 1930 में सूरसेन के द्वारा किया गया था। जबकि ऑप्शन बी कह रहा है काकोरी षड्यंत्र कांड रामप्रसाद बिस्मिल, आपका यह ऑप्शन भी सही है। काकोरी षड्यंत्र कांड जो है वह 9 अगस्त 1925 में हुआ था और ये इससे जुड़े जो थे वह रामप्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि देखें कि सितंबर 1929 में जो है भूख हड़ताल के कारण जतिन दास के मृत्यु हुई थी। यही लाहौर षड्यंत्र केस में यह पकड़े गए थे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, यह भी सही है। देखें कि ये रामप्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल जो है इससे जुड़े हुए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वह 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त नहीं था? ए, अभिनव भारत, बी, अनुशीलन समिति, सी, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, डी, बी और सी, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि कौन सा संगठन जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त नहीं था। तो ऑप्शन सी होगा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। जबकि देखें अभिनव भारत, इसके संस्थापक जो थे वे थे वी.डी. सावरकर, जबकि अनुशीलन समिति के संस्थापक थे अरविंद घोष, और दोनों ही जो हैं वह क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। जबकि सी जो है वह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के आरंभ की तिथि क्या है? ए, 20 जुलाई 1905, बी, 16 अक्टूबर 1905, सी, 13 दिसंबर 1905, डी, 7 अगस्त 1905, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 7 अगस्त 1905। देखें कि 20 जुलाई को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके उपरांत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में हुआ था, बी, गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, सी, खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, डी, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में हुआ, यह ऑप्शन सही है। बी कह रहा है कि गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, यह भी सही है, यहाँ तक कि इन्होंने नेतृत्व भी प्रदान किया था। सी है, खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, यह आपका जो ऑप्शन होगा वह गलत है। डी कह रहा है कि इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, सही है, और पहली बार जो है असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता दिखाई पड़ी उसके बाद से किसी भी आंदोलन में ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं।
इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, डी राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, सही है। लेप्चा सिक्किम की जनजाति है, सही है। बीरहोर झारखंड की जनजाति है। और ऑप्शन डी भील राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी ये जनजातियां रहती हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी ताप्ती, डी मांडवी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि महानदी जो है यह डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जो है वह एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? ए ये सामान्यतया लाल रंग की होती हैं, बी इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, सी यह काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, डी इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लेटेराइट मिट्टी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो पहला है ये सामान्यतः लाल रंग की होती हैं, सही बात है, आयरन की मात्रा इसमें होती है। बी कह रहा है इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है यह काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, यह ऑप्शन गलत है। डी कह रहा है कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यह सही है। पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यह काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, यह ऑप्शन गलत है। लेटेराइट मिट्टी जो है वह लोहा और एल्युमिनियम के मामले में जो है वह समृद्ध है, मतलब ये दोनों चीज़ें उसमें अधिकता में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उपजाई जाती है? ए मक्का, बी उड़द, सी चावल, डी गेहूँ, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी उड़द। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उपजाई जाती है। इसके अलावा जो है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये सोयाबीन, मटर, बीन्स, अल्फा आदि की भी खेती की जाती है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? ए उकई महाराष्ट्र में, बी कोयना परियोजना गुजरात में, सी मैटूर बांध तमिलनाडु में, डी नागार्जुन केरल में, और ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित है। तो देखें उकई महाराष्ट्र में, यह ऑप्शन जो है वह गलत है। बी कह रहा है कि कोयना गुजरात में, यह भी गलत है, क्योंकि कोयना जो है वह महाराष्ट्र में, जबकि उकई जो है वह गुजरात में है। और उकई परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पर है, जबकि कोयना जो है वह महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मैटूर बांध यह तमिलनाडु में है, यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन डी नागार्जुन केरल में, यह भी गलत है कि नागार्जुन बांध जो है वह आंध्र प्रदेश में है और यह कृष्णा नदी पर है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहली बार तेल या ऊर्जा संकट का सामना कब करना पड़ा? ए 1965 से 70 के दौरान, बी 1970 से 1980 के दौरान, सी 1980 से 1985 के दौरान, डी 1985 से 1990 के दौरान, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा
ऑप्शन बी 1970 से 1980 के दौरान। देखें कि 1973 में भारत को पहली बार तेल या ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा और उसका कारण यह था कि उस समय जो है तेल निर्यातक देश ओपीईसी ओपेक ने तेल की कीमत को अकस्मात रूप से 4 गुना अधिक बढ़ा दिया था, जिसके कारण भारत को जो है तेल संकट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए श्रीशैलम नल्लामाला पहाड़ियाँ, बी ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, सी पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ, डी केवल ए और बी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीशैलम नल्लामाला पहाड़ियाँ। श्रीशैलम जो है वह आंध्र प्रदेश में है और यह एक तीर्थ स्थल है, जबकि ओंकारेश्वर जो है वह मध्य प्रदेश में है और वह जो पहाड़ियाँ हैं वह है मंधाता पहाड़ियों पर ओंकारेश्वर है, यह भी तीर्थ स्थल है। और सी कह रहा है पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ, यह भी आपका गलत है क्योंकि पुष्कर मेला जो है वह राजस्थान में लगता है। ये हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए श्रीशैलम नल्लामाला पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है? ए अल्पस, बी विंध्य, सी वासजेज, डी फ्यूजियामा, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वासजेज जो है वह ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है और वासजेज पर्वत जो है वह है फ्रांस में, जबकि ये आल्पस जो है वह एक बलित पर्वत है और बलित पर्वत में आल्पस, एंडीज, हिमालय ये सभी शामिल हैं। और आल्पस पर्वत यह भी ध्यान रखें आल्पस पर्वत जो है वह भी कहाँ है तो फ्रांस में है, जबकि विंध्य जो है यह है अवशिष्ट पर्वत, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और अवशिष्ट पर्वत भारत में दो है, अरावली और विंध्य, और इसी को अंग्रेजी में इसके लिए रेसिड्यूल पर्वत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है फ्यूजियामा, यह है जापान में और यह जो पर्वत है यह ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य अटलांटिक कटक का उदाहरण है? ए अपसारी सीमा का, बी अभिसारी सीमा का, सी रूपांतर सीमा का, डी ए और बी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री। देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वह है जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तो इसे ही कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, या फिर इसे प्रसारी सीमांत भी कहा जाए, स्प्रेडिंग साइट भी इसे कहा जाता है। और आंसर जो है यह जो है मध्य अटलांटिक कटक का इसका उदाहरण है। तो देखें कि अमेरिकी प्लेटें यूरेशिया और अफ्रीकी प्लेट से अलग हो रही हैं, इसीलिए यह जो है अपसारी हैं क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है? ए पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, बी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर cc³ है, सी पृथ्वी के धरातल का घनत्व 3.5 ग्राम पर cc³ है, डी पृथ्वी के धरातल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें कि ए कह रहा है पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, यह ऑप्शन सही है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे घनत्व डेंसिटी बढ़ता जाएगा। बी है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर cc³ है, यह भी ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल का घनत्व 3.5
ग्राम पर CCQ। यह ऑप्शन जो है यह गलत है, 2.64 CCQ है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। यह भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल का तापमान जो है वह 20 डिग्री C है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम रबर नहीं है? ए आइसोप्रीन, बी रेयन, सी पॉलिस्टर, डी नायलॉन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा आइसोप्रीन। यह जो है यह प्राकृतिक रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? ए सरौता, बी नींबू निचोड़ने की मशीन, सी स्क्रू जैक, डी कील उखाड़ने की मशीन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, कील उखाड़ने की जो मशीन है यह है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, जबकि ए और बी सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि स्क्रू जैक जो है वह है सरल मशीन। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए मिनमाता पारा प्रदूषण के कारण होता है, बी इताई कैडमियम के कारण, सी ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, डी ब्लैकफुट आर्सेनिक के कारण, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। देखिए, आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें और वीडियो समाप्त होने के बाद एक बार कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। मिनीमाता पारा के कारण यह भी सही है, इताई कैडमियम से यह भी सही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से यह भी सही है, ऑप्शन डी ब्लैकफुट आर्सेनिक से यह भी सही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। और बजट के संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान में रखें कि इस बार के बजट में 2 नए चैप्टर बजट में जोड़े गए हैं, जिसकी चर्चा प्रीवियस टेस्ट में भी किया गया है। वह है ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, और दूसरा चैप्टर है वह है ई गवर्नेंस, ई शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी? ए भागलपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी सारण, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल में चरखा उद्योग की शुरुआत की गई है? ए कटिहार, बी मोतिहारी, सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्णिया, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए रघुवीर सिंह, बी आनंद कुमार, सी केदार कानन, डी वासुदेव मोही, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, केदार कानन को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान से। ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में कितनी है? ए 312 किलोवाट, बी 314 किलोवाट, सी 310 किलोवाट, डी 311 किलोवाट,
ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 311 किलोवाट। और यह देखें कि प्रीवियस वर्षों से लगभग 114% वृद्धि है, ग्रोथ है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 311 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान कितना है? ए 15%, बी 16%, सी 20%, डी 18%, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने पायदान पर है? ए 142 में, बी 143 में, सी 138 में, डी 140 में, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 142वें स्थान पर है। और यह जो है 180 देशों की सूची में 142वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है। और पाकिस्तान की बात करें पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान 145वें पर, चीन 177वें पर, और ये अफ़गानिस्तान जो है वह 122वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी यूएनडीपी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। और भारत जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत वर्तमान में 63 पोजीशन पर है, जबकि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ए समस्तीपुर, बी कटिहार, सी नवादा, डी नालंदा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन, आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश करें, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और तब जो है पहले स्थान पर कौन है? तो बेगूसराय है, पहले स्थान पर बेगूसराय है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? ए दरभंगा, बी मुंगेर, सी बक्सर, डी आरा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लें। ए प्लेग, बी तपेदिक, सी कुष्ठ, डी फुट माउथ, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी फुट माउथ। फुट माउथ जो है वह वायरस के कारण होता है, और यह बीमारी ये मवेशियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और ए बी है तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा? ए बी, बी, सी ओ, डी ए बी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओ जो है वह नहीं होगा। जब भी होगा उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर ए बी। इसलिए पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर
किसे कहा जाता है? ए पारा, बी जस्ता, सी चांदी, डी प्लेटिनम, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? ए 4000 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 3500 किलोमीटर, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 5000 किलोमीटर अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता है, और यह जो है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए मधुमक्खी का, बी मक्खी का, सी कुत्ते का, डी बिल्ली का, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमक्खी का, और इसका जो है सामान्यतः प्रयोग जो है वह अमेरिका और ब्रिटेन में किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, क्योंकि कुत्ते की अपेक्षा जो है मधुमक्खी में जो है सूंघने की क्षमता जो है वह अधिक होती है। तो मित्रों, अभी कुल 60 क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दें कि इन 60 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही से रिस्पॉन्ड किया है, और उसका स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाल दें। और इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि PDF फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक, ये मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वह यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी PDF फॉर्म में आप क्वेश्चन बना सकते हैं और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट्स से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वह बिहार स्पेशल पर एक बार फिर डाला जाएगा, जो होगा नेक्स्ट बिहार स्पेशल टेस्ट 3। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं बेल प्रेस आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे जो वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट से जुड़ने के लिए। नमस्कार।